नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप हैं मेडल स्कॉलर चैनल पर और देख रहे हैं हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास। इस सीरीज़ की सबसे बड़ी विशेषता है एक नैनो सेकंड में उत्तर और प्रश्नों का हो जाएगा धुआं धुआं। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक काल। इसके अंतर्गत देखेंगे द्विवेदी युग। द्विवेदी युग और द्विवेदी युगीन प्रमुख कवि तथा गद्य साहित्य के साथ हल करेंगे मुख्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये रामबाण सीरीज है। इसके साथ ही जो विद्यार्थी एमए प्रीवियस ईयर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये लॉन्ग क्वेश्चंस में मददगार साबित होगी। और आशा करता हूँ इस सीरीज़ के साथ आप अपने सपनों की उड़ान मेरे साथ हैंड रिटन नोट्स के साथ पूरा करेंगे और अनेक ट्रिकों के माध्यम से हम अपने अध्ययन को एक धारदार और एक मुकाम पर पहुँचाएंगे। आशा करता हूँ आप इस सीरीज़ को उन गरीब विद्यार्थियों तक पहुँचाने में मदद करेंगे जो किसी वजह से महंगे कोचिंग संस्थानों में प्रवेश नहीं ले पाते, या वो प्रवेश तो ले पाते हैं लेकिन उस भीड़ में 250 और 300 की भीड़ में पूरी क्लास के अंतर्गत उनको वो कंटेंट या वो समझ पैदा नहीं की जाती और कोर्स पूरा कराने की जिद में जल्दी से जल्दी बैचेज निकालने की होड़ में उन पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता और सिलेक्शन से वंचित हो जाते हैं। मेरा एक प्रयास और आपकी मदद से उन सभी विद्यार्थियों को समर्पित ये सीरीज। चलो शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था भारतेंदु युग को, उसको विस्तार से हमने पढ़ा था, साथ ही युग की परिस्थितियों को देखा, उसमें बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आज हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग, जिसका समय काल होगा 1900 से 1920 तक। द्विवेदी युग भारतेंदु युग का ही विस्तार है। आधुनिक काल का ये दूसरा चरण नवजागरण युग है, यानी आधुनिक काल का प्रवेश द्वार जिसे हमने कहा था वो था भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के बाद जब आता है तो आता है द्विवेदी युग। आधुनिक काल का दूसरा चरण नवजागरण युग के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने इस काल को जागरण सुधार काल नाम से अभिहित किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा कि डॉक्टर नगेंद्र ने इस काल को क्या कहा है, जागरण सुधार काल। आचार्य शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान कहा है। ये भी एक इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट बनता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को क्या कहा है, नई धारा द्वितीय उत्थान। ये जनरल गाइडों में आपको देखने को नहीं मिलेंगे प्रश्न। भारतेंदु युग के उलझे प्रश्नों का इस युग में आकर समाधान हो जाता है। इस युग में खड़ी बोली को गद्य की भाषा के साथ साथ पद्य या पद्य की कविता के भाषा के रूप में भी स्वीकार कर लिया जाता है। भारतेंदु युग में ऐसी कोई एक पत्रिका नहीं थी जिसने पूरे युग को नियंत्रित किया हो। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन को इस युग का प्रारंभ माना जाता है, यानी द्विवेदी युग का जो प्रारंभ माना जाता है वो सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के साथ माना जाता है। तथा जयशंकर प्रसाद की कविता झरना के साल को इस युग की अंतिम सीमा माना जाता है। यानी विद्यार्थी इस तरह समझ सकते हैं कि द्विवेदी युग का प्रारंभ सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से शुरू होता है और जयशंकर प्रसाद जब झरना कविता को रचते हैं वो इसका युग का अंत समझा जाता है। द्विवेदी युग में स्वाधीनता की मांग और तीव्र हुई। 1905 में सभी देशभक्त भारतीयों के बंग आंदोलन किया और बंग का विरोध भी किया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का हत्याकांड उस दमन चक्र की चरम परिणति के रूप में सामने आया। तो द्विवेदी युग को आप इस तरह कह सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बनने वाले प्रश्न यही हैं कि डॉक्टर नगेंद्र इस काल को जागरण सुधार काल कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको कहते हैं नई धारा द्वितीयोत्थान कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि भारतेंदु युग के जो प्रश्न थे उनका उत्तर द्विवेदी युग में आकर के मिल जाता है। तो द्विवेदी युग एक युगांतकारी समय था, ऐसा सभी विद्वान क्यों कहते हैं, इसके पीछे के कारणों को हम देखते हैं। यह युग कविता में खड़ी बोली के प्रतिष्ठित होने का युग है। इस युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। इस पत्रिका में ऐसे लेखों का प्रकाशन किया जिसमें नवजागरण का संदेश जन जन तक पहुंचाया गया। इस पत्रिका के कवियों की एक नई पौध तैयार की। इस काल में प्रबंध काव्य भी पर्याप्त संख्या में लिखे गए। यानी सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किसने किया, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, और यहीं से इस काल का प्रारंभ हो गया। द्विवेदी युग के अनेक कवियों ने ब्रजभाषा छोड़कर खड़ी बोली को अपनाया। इससे यह युग का युगांतकारी समय में प्रवेश किया। यानी भारतेंदु युग में जो ब्रज भाषा और राजस्थानी भाषा भी चल रही थी, साथ साथ द्विवेदी युग आते ही ब्रज भाषा को छोड़ करके सभी साहित्यकारों ने
खड़ी बोली को अपना लिया और यही युगांतकारी परिवर्तन इस युग का माना जाता है। इसके अन्य कारण भी थे जिन्हें हम निम्न रूप में दर्शा सकते हैं। द्विवेदी युग में देशभक्ति को व्यापक आधार मिला और इस काल में देशभक्ति विषय पर लघु और दीर्घ कविताएं लिखी गई। इस युग की कविताओं की प्रमुख विशेषता निम्न प्रधानता मिलती है। द्विवेदी युगीन साहित्य में मानव प्रेम की भावना मिलती है जो अब तक के रचित साहित्य में नहीं मिलती। यानी आप इस तरह समझ सकते हैं कि द्विवेदी युगीन जो साहित्य था उसमें मानव प्रेम की भावना दर्शाई गई है। इस युग के साहित्यकारों ने प्रकृति चित्रण में अत्यंत रमणीय चित्र खींचे हैं। प्रकृति का स्वतंत्र रूप मनोहारी चित्रण केवल इस युग में मिलता है। यानी अगर अब विद्यार्थियों आपसे पूछा जाए प्रश्न कि प्रकृति का सबसे मनोहारी चित्रण किस युग में देखने को मिलता है, तो आपको लिखना है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में द्विवेदी जी ऐसे पहले लेखक थे जिन्होंने अपनी कवि वर्ग की परंपराओं का गहन अध्ययन किया, साथ ही एक आलोचक के रूप में भी उसे देखा। सरस्वती पत्रिका विद्यार्थियों यहाँ पर अलग अलग जो कवियों के लेख आते थे उनका संपादन का काम भी द्विवेदी जी करते थे। नीतिवादी विचारधारा के कारण अब श्रृंगार का वर्णन मर्यादित कर दिया गया था। कथा काव्य इस युग की बड़ी विशेषता है। यानी द्विवेदी युग में सबसे बड़ी विशेषता काव्य की मानी गई है वो है कथा काव्य। राजनीतिक चेतना के साथ साथ इस काल में भारत की आर्थिक चेतना भी विकसित हुई है। इस काल के साहित्यकारों ने न सिर्फ देश की दुर्दशा का चित्रण किया बल्कि देशवासियों को आज़ादी की प्रेरणा भी दी। इस प्रकार युग में ऐतिहासिकता पौराणिकता में भी राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय भावना का स्वर उभर कर सामने आता है। इसलिए द्विवेदी युग को एक युगांतकारी माना गया है। अब आप यहाँ देखेंगे कि कौन से युग को युगांतकारी युग के रूप में जाना जाता है, तो आपको देना है द्विवेदी युग। और इसके पीछे क्या कारण थे वो हमने यहाँ दर्शाया है, जिससे आप अच्छी तरह समझ गए कि इस युग को युगांतकारी युग क्यों कहा जाता है। अब हम देखते हैं सरस्वती पत्रिका और महावीर प्रसाद द्विवेदी के बीच के संबंध। भारतेंदु युग यदि आधुनिक काल का प्रवेश द्वार है तो द्विवेदी युग उसका विस्तृत प्रांगण। तो यहाँ इस तरह समझ सकते हैं कि हमने देखा था कि भारतेंदु युग को हमने आधुनिक काल का प्रवेश द्वार कहा था, तो द्विवेदी युग को उसका विस्तृत प्रांगण के रूप में यानी चौक के रूप में आप मान सकते हैं, जहाँ उन प्रवृत्तियों को पल्वित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ जो भारतेंदु युग में प्रारंभ हुई। तो यहाँ पर वो सभी परंपराएं मैच्योरिटी की ओर गई। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने व्यक्तित्व के केंद्र को रखकर किया। यानी आप इस तरह समझ सकते हैं कि द्विवेदी युग का जो नामकरण हुआ है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व के आधार पर हुआ है, उनकी रचनाओं के आधार पर हुआ है। तो इसे आइए हम आगे विस्तार से पढ़ते हैं। द्विवेदी जी के व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर इस युग का नामकरण किया गया। इन्होंने 20वीं शताब्दी के प्रथम 2 दशकों के साहित्य को अनुशासित एवं निर्देशित किया। वैसा न उससे पहले न उसके बाद कोई एक व्यक्ति कर सका। वे सच्चे अर्थों में युग निर्माता थे। यह कार्य उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से किया। मैं आपको बता चुका हूँ कि सरस्वती पत्रिका के माध्यम से केवल लेख ही प्रकाशन नहीं हुए, उसमें जो होने वाले साहित्यिक परिवर्तन भी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किए। सरस्वती पत्रिका का पहला अंक जनवरी 1900 में प्रकाशित हुआ। इसके पहले वर्ष के इसके 5 संपादक थे, श्याम सुंदर दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, राधा कृष्ण दास और जगन्नाथ दास रत्नाकर एवं किशोरी लाल गोस्वामी। तो आप इन 5 संपादक थे पहले वर्ष में। कौन कौन? श्याम सुंदर दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर और किशोरी लाल गोस्वामी। 1901 में द्विवेदी जी इसके संपादक बने तथा लगातार संपादन किया। यानी पहले समय में 5 संपादक थे, बाद में केवल द्विवेदी जी आगे 1901 में 1 साल बाद, और लगातार संपादन इनका किया। इनके संपादन काल में इन्होंने भाषा संस्कार शुरू किए। उस समय खड़ी बोली में रचना करने वाले लेखक अलग अलग रचना सिद्धांत रखते थे। एक समर्थ आलोचक की भांति इन्होंने विभिन्न रचनाकारों की रचना को सुधारा और यह कार्य द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से किया। गद्य और पद्य दोनों में एक तरह की भाषा का इस्तेमाल हो, इसके लिए उन्होंने अथक प्रयास किया। उन्होंने लेखकों को देशज शब्दों के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया, साथ ही मुहावरों एवं अलंकारों का प्रयोग के लिए भी प्रेरित किया। इस प्रकार एक कठोर शासक के समान उन्होंने भाषा के क्षेत्र में लेखकों को नियंत्रित किया। 1901 में सरस्वती पत्रिका में उन्होंने लिखा, कविता का विषय एवं मनोरंजक एवं उपदेशात्मक होना चाहिए। यानी उन्होंने 1901 में सरस्वती पत्रिका में लिखा था कि कविता का विषय मनोरंजक एवं उपदेशात्मक होना चाहिए। द्विवेदी जी के इस निर्देश का पालन उनके युग के कवियों ने अच्छी तरह से किया। द्विवेदी जी की दृष्टि उपयोगितावादी थी।
वे साहित्य के माध्यम से लोगों की रुचि का परिष्कार करना चाहते थे। हिंदी के कवि से उनकी अपेक्षा थी कि वे लोगों की रुचि का विचार रखकर अपनी कविता सहज और मनोहारी रचें कि साधारण पढ़े लिखे लोगों को भी उनकी कविता के साथ साथ नई कविता पढ़ने का अनुराग उत्पन्न हो जाए। यानी उनका ये क्या मानना था कि आपकी जो कविता है उसका विषय मनोरंजक साथ साथ उपदेशात्मक होना चाहिए, जिससे आम आदमी उसे अच्छी तरह समझ सके, मनोरंजन के उद्देश्य से पढ़े और उपदेश लेकर चला जाए। द्विवेदी जी का साहित्य दर्शन बहुत दृढ़ था। उन्होंने लोक रुचि का भी परिष्कार किया तथा साहित्य लेखन की प्रेरणा दी। यही कारण है कि द्विवेदी जी को युग प्रवर्तक कहा जाता है। आपने शुरू में हमने देखा कि युग प्रवर्तक क्यों कहा जाता है, युगांतकारी युग क्यों कहा जाता है, तथा देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना विकसित करने में भी सरस्वती पत्रिका का विशिष्ट योगदान है। अब देखते हैं द्विवेदी युगीन कविता। द्विवेदी युगीन जो कविता थी उसे दो भाषाएं अभी भी चल रही थी, ब्रज भाषा की कविता और खड़ी बोली की कविता, परंतु धीरे धीरे कवि ब्रज भाषा को छोड़कर खड़ी बोली को अपना रहे थे। तो इस तरह हम अब इस आगे के अध्ययन में देखेंगे, द्विवेदी युगीन कविता देखेंगे। कविता के बाद हम गद्य को देखेंगे कि गद्य की रचनाएं किस तरह से चल रही थी। उसमें अलग अलग टॉपिक्स को देखेंगे, जिसमें नाटक होगा, उपन्यास होगा, कहानी होगी, निबंध होगा, आलोचना होगी, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, सबको एक एक करके देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं द्विवेदी युगीन कविता कैसी थी। द्विवेदी युगीन में गद्य साहित्य की सभी विधाओं का विकास के बावजूद केंद्र में कविता ही है। द्विवेदी जी ने शुरू से ही प्रयास किया कि गद्य और पद्य दोनों की भाषा समान ही हो जाए। उनकी ये आशा जल्द ही पूर्ण हो गई। 20वीं शताब्दी के पहले दशक में ही कविता की भाषा के रूप में ब्रज भाषा के साथ खड़ी बोली बराबर आकर के खड़ी हो गई और ब्रज भाषा के साथ साथ अब खड़ी बोली में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी। इस प्रकार द्विवेदी युगीन कविता को समझने के लिए दोनों प्रकार की कविता के बारे में जानकारी लेने पर ही इस युग का काव्य हमें समझ में आता है। तो पहला है ब्रज भाषा की कविता और दूसरी है खड़ी बोली की कविता। ब्रज भाषा की कविता को देखते हैं। भारतेंदु युग में ब्रज भाषा ही मुक्तक काव्य के भाषा के रूप में एकमात्र मान्य भाषा थी। यानी भारतेंदु युग में प्रमुखता से जो काव्य की भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा। इस भाषा में सगुण और निर्गुण भक्ति की विभिन्न रचनाओं की अभिव्यक्ति सहज रूप में हुई। यही कारण है कि ब्रज भाषा जनसाधारण के कंठ में बस गई। इस युग के बाद द्विवेदी जी ने भी कुछ कवि अपनी रचनाएं ब्रज भाषा में करते रहे, साथ ही इस भाषा की शैली में भी परिमार्जन करते रहे। परिमार्जन मतलब शुद्धता यानी अपग्रेडेशन। जैसे रत्नाकर, अयोध्या सिंह, कविरत्न इत्यादि। इनकी रचनाओं में सूर की भावुकता और नंददास की तार्किकता से अलग एक नई शैली है, जिसमें गोपियों का हास्य और व्यंग, तर्कशीलता, बौद्धिक प्रमुखता, गंभीरता, संतुलन एक साथ मिलता है। कवि सत्यनारायण कविरत्न ने अपनी संपूर्ण कविता ब्रज भाषा में ही लिखी। वे जैसा बोलते थे वही उनकी भाषा और कविताओं में देखने को मिलता है। यथा कोरो सत्य ग्राम को वासी, कहा तकुल्लफ जाने ही। उनका तकुल्लफ न जानना ही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। वे जैसा अनुभव करते थे उसे कविता के साथ सहज और प्रभावशाली ढंग से उतार देते थे। आइए आगे देखते हैं। अब विद्यार्थियों देखते हैं खड़ी बोली की कविता। द्विवेदी युग की हिंदी कविता को सबसे बड़ी देन खड़ी बोली की कविता की भाषा बनना है। सबसे ज़्यादा महत्व उन कवियों का है जिन्होंने अपनी कविताएं न केवल खड़ी बोली में लिखी, और ऐसे कवियों में मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, सिया राम शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यहाँ अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद तो अपने आप में एक पूरे वर्ग को दर्शाते हैं। द्विवेदी जी ने कविता के माध्यम से भी पूरा पथ प्रदर्शक किया। उन्होंने अपने युग की सभी कवियों को पद्य के माध्यम से नए विषयों को अपनाने की प्रेरणा दी। द्विवेदी युगीन कविता की मूल प्रवृत्ति राष्ट्रीयता की भावना है, जो अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में विद्वान है। इसे मैथिली शरण गुप्त ने निम्न प्रकार व्यक्त किया है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। जैसा विद्यार्थियों हम चर्चा कर चुके थे, इस युग में समस्या प्रधान और समाधान प्रधान कविताएं अक्सर रची गईं। इस युग का कवि जब अपने अतीत की ओर देखता है तो द्विवेदी जी का मानना था उसे गर्व होना चाहिए कि भारतवर्ष संसार का सिरमौर है। अतीत के प्रति गर्व की भावनाओं में द्विवेदी युग की अपनी चरम सीमा में था।
वर्तमान भारत में पाई जाने वाली बुराइयों, कुसंस्कारों, अशिक्षा, अंधविश्वास, दास्ता आदि को दूर करने के लिए कवि उठ खड़े होने का आह्वान करते हैं। यह मानवतावादी दर्शन द्विवेदी युग की मूल जीवन प्रविष्टि है। बौद्धिकता के इस युग काल को इतिवृत्तात्मक तथा गद्यात्मक बनाया है। यानी आप ध्यान रखिए, इतिवृत्तात्मक लक्षण कौन सा है, तो आपको याद रखना है द्विवेदी युग में गद्यात्मकता इतनी अधिक थी कि पद्य को अपनी ओर से एक शब्द जोड़े बिना ही गद्य में बदला जा सकता है। यानी सबसे बड़ी विशेषता है विद्यार्थियों द्विवेदी युग की, यानी गद्य को इस तरह रचा गया पद्य की भांति, पद्य को रचा गया गद्य की भांति। प्रिय प्रवास का पहला छंद इसका उदाहरण है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर भी अब रजती, कमलिन कुल वल्लभ की प्रभा। यानी इसे आप गद्य के रूप में पढ़ सकते हैं, पद्य के रूप में पढ़ सकते हैं। इसे हम द्विवेदी युगीन कवियों में छंदों और अलंकारों और काव्य रूपों आदि के रूप में भी नए नए प्रयोग किए। उन्होंने पुराने छंदों को लोकप्रिय बनाया, जैसे हरिगीतिका, प्रिय प्रवास, साकेत, रामचरित, चिंतामणि, जय भारत जैसे महाकाव्य द्विवेदी युग की देन है। इस युग में कवियों ने खंड काव्य में इतने अधिक लिखे हैं कि जितने इससे पहले या इसके बाद में कवियों ने कभी नहीं लिखे। इस युग में अंततः यह निर्णय हो जाता है कि खड़ी बोली न केवल गद्य का अपितु कविता का भी सशक्त माध्यम था। अब हम देखेंगे द्विवेदी युगीन गद्य साहित्य। अभी हमने पद्य देखा जिसमें खड़ी बोली और ब्रज भाषा का हमने विकास देखा और उसमें बनने वाले वन लाइनर फैक्ट को भी देखा। अब हम देखेंगे द्विवेदी युगीन गद्य साहित्य। और इग्नू के जो विद्यार्थी वो ध्यान दें, यहाँ से टिप्पणी भी आता है और प्रश्न भी, लॉन्ग क्वेश्चन बनता है 20 नंबर का। और आरपीएससी के विद्यार्थियों के लिए बनने वाले प्रश्नों को मैं यहाँ पर डिटेक्ट करता हुआ चलूँगा। गद्य साहित्य की जो नींव भारतेंदु युग में पड़ गई थी, उसका द्विवेदी युग में विकास हुआ। इस युग में कुछ नई विधाओं का जन्म हुआ जो अपनी सभी विधाओं से पूर्ण था। इस युग की गद्य रचनाएं निम्न थी। कौन कौन सी रचनाएं रची गई? नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, आत्मकथा, जीवनी और संस्मरण। जो विद्यार्थी एमए कर रहे हैं वो ध्यान दीजिए, यहाँ निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी पर टिप्पणी अक्सर पूछी जाती है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं नाटक को, यानी द्विवेदी युगीन नाटक कैसा था। नाटक भारतेंदु युग में एक केंद्रीय विधा थी, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। द्विवेदी युग में यह निर्जीव हो गई। जैसी सक्रियता, सजीवता, नाट्य चेतना हमें भारतेंदु युग में दिखाई देती है, वैसी द्विवेदी युग में नहीं। इसका मुख्य कारण पारसी थिएट्रिकल कंपनियों की ज़्यादा सक्रियता थी। इसका मुख्य उद्देश्य जनता का मनोरंजन कर धनोपार्जन करना था। यानी उस युग में क्या आ गया? पारसी थिएटर आ गए और उनका मेन मकसद क्या हो गया? धन कमाना हो गया था। यही कारण है कि अब नाटक एक गौण विधा बन गई। इनके नाटकों का साहित्यिक महत्व नहीं रह गया था। इस युग के साहित्यिक नेता महावीर प्रसाद द्विवेदी की नाटक में कोई रुचि नहीं थी। नाटक विधा में उन्नति उस समय हुई जब जयशंकर प्रसाद ने इस विधा में लेखन किया। उन्होंने उत्कृष्ट साहित्य नाटकों की रचना की। आइए आगे देखते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों देखते हैं उपन्यास को। नाटक की तरह द्विवेदी युग में भी उपन्यास बहुत समृद्ध नहीं है। जिन उपन्यासकारों ने भारतेंदु युग में उपन्यास लिखना प्रारंभ किया था, वही इस युग में भी उपन्यास लिख रहे थे, जैसे अयोध्या सिंह हरिऔध। इन उपन्यासकारों ने हिंदी उपन्यास को कोई नई दिशा नहीं दी। हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा तब मिली जब प्रेमचंद जी का पहला उपन्यास सेवा सदन 1918 में प्रकाशित हुआ। आरपीएससी के विद्यार्थी ध्यान दें, वन लाइनर फैक्ट बनता है। प्रेमचंद जी का पहला उपन्यास कौन सा था? सेवा सदन। कब प्रकाशित हुआ? 1918। तो आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट है, सेवा सदन प्रेमचंद जी का पहला उपन्यास है, 1918 में प्रकाशित हुआ। नोट कर लीजिए। न केवल हिंदी उपन्यास को अपितु स्वयं प्रेमचंद को भी सेवा सदन से ही परिपक्वता का एक स्तर प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं कि द्विवेदी युग में कहानी की क्या दशा थी। हिंदी में कहानी का जन्म द्विवेदी युग में ही हुआ। हिंदी की पहली कहानी किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती, माधवराव कृत एक टोकरी भर मिट्टी और रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और आरपीएससी का जो फर्स्ट ग्रेड का भी एग्जाम होने वाला है, संस्कृत शिक्षा विभाग की जो वैकेंसी अभी आई है, उसमें तो ये 100% पूछा जाएगा। आप इसमें 3 फैक्ट्स हैं, ध्यान रखिएगा। हिंदी की पहली कहानियों में 3 कहानियों को जगह मिलती है। कौन सी? उनमें से एग्जाम में अक्सर एक ही पूछा जाएगा, तीनों एक साथ कभी नहीं दी गई है आपको, क्योंकि इस पर विवाद है।
पहला है किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती को पहली कहानी माना गया है, माधव राव कृत टोकरी भर मिट्टी को पहली कहानी माना गया है, और रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय भी पहली कहानी मानी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा, यदि इंदुमती पर किसी बांग्ला कहानी का प्रभाव नहीं है तो सही मायनों में यही हिंदी की पहली कहानी ठहरती है। यानी इंदुमती पर उन्होंने कहा कि अगर बांग्ला कहानी का प्रभाव नहीं है तो यही इंदुमती ही पहली कहानी है। शुक्ल जी की कहानी 11 वर्ष का समय की मौलिकता पर किसी ने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया है, इसीलिए 11 वर्ष का समय को हिंदी की पहली मौलिक कहानी माना गया है। यहाँ पर अक्सर विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन होता है और प्रश्न गलत करके एग्जाम में आते हैं। आरपीएससी और यूजीसी नेट के विद्यार्थी यहाँ नोट कर लें, अगर आपसे पूछा जाए हिंदी की पहली कहानी तो लिखना है इंदुमती, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए हिंदी की पहली मौलिक कहानी तो आपको देना है रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय। तो मौलिक वर्ड अगर जुड़कर आता है तो 11 वर्ष का समय, और अगर सिंपली पूछा जाए आपसे कि हिंदी की पहली कहानी तो आप किशोरीलाल की दे सकते हैं इंदुमती, या माधवराव कृत की एक टोकरी भर मिट्टी, इन दोनों में से कोई एक आएगा। लेकिन अगर मौलिक कहानी पूछा जाए तो आपको 11 वर्ष का समय ही लिखना है। द्विवेदी युग का पहला दशक हिंदी कहानी में प्रयोग का दशक है। इसी दशक में वृंदावन लाल वर्मा की 3 कहानियाँ राखी बंद भाई, तातर तथा एक वीर राजपूत प्रकाशित हुई और वर्मा जी की हिंदी की श्रेष्ठ कहानियों में शामिल हो गई। दूसरे दशक में प्रेमचंद जी की सौत, पंच परमेश्वर कहानियाँ प्रकाशित हुई और इस प्रकार प्रेमचंद जी और प्रसाद के इस दशक में कहानीकार के रूप में सामने आए, जिन्होंने हिंदी कहानियों को एक विशिष्ट शैली प्रदान की। अब हम देखते हैं निबंध की क्या दशा थी। द्विवेदी युग में लेखक अधिक लिखे गए, द्विवेदी युग में जो लेख तो अधिक लिखे गए परंतु निबंध कम लिखे गए। इस युग के सच्चे निबंधकार स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, अयोध्या सिंह उपाध्याय और काशीनाथ जायसवाल आदि शामिल हैं। भारतेंदु तथा द्विवेदी युग की संधि पर सच्चे निबंधकार हैं बालमुकुंद गुप्त। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है विद्यार्थियों कि भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की संधि पर सच्चे निबंधकार के रूप में किन्हें जाना जाता है। यानी जब दोनों युगों का मिलन होता है, यानी भारतेंदु युग समाप्त हो रहा था और द्विवेदी युग शुरू हो रहा था, तब किसे सच्चे निबंधकार के रूप में जाना गया, वह है बालमुकुंद गुप्त को। इनके निबंधों की भाषा ऐसी है जो अच्छे अच्छों को दांत खट्टे कर दे। इनकी शब्द योजना और वाक्य योजना बाण भट्ट की याद दिलाती है। वस्तुतः द्विवेदी युग में 3 विशिष्ट निबंधकार हैं, माधव प्रसाद मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और सरदार पूर्ण सिंह। माधव प्रसाद मिश्र जी भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म, भाषा और साहित्य के प्रति ऐसे प्रतिबद्ध थे कि इनके खिलाफ किसी भी बात को सहन नहीं कर पाते थे। वे अपने विरोधियों के प्रति बड़े जोश से लिखते थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जितने प्रकांड पंडित थे उतने ही जीवंत और सरस व्यक्ति थे। उनका पांडित्य, जीवंतता और सरसता उनकी सभी रचनाओं में विद्यमान है। उनके द्वारा रचित निबंधों में यह विशेष रूप से झलकती है, जैसे कछुआ, धर्म, काशी की नींद, काशी के नुपुर, होली की ठिठोली, अप्रैल फूल। और सरदार पूर्ण सिंह ने हिंदी में केवल 6 निबंध लिखे हैं। याद रखिएगा, सरदार पूर्ण सिंह ने अपने जीवन काल में केवल 6 निबंधों की रचना की है। वो 6 निबंध हैं सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम तथा अमेरिका का मस्त जोगी। वॉल्ट विटमैन, ये अक्सर आपसे पूछा जाएगा, अमेरिका का मस्त जोगी वॉल्ट विटमैन रचना अक्सर पूछी जाती है, सरदार पूर्ण सिंह की है। अपने इन्हीं निबंधों के कारण वो हिंदी साहित्य में अमर हैं। उनके ये निबंध विशेष मनोदशा को व्यक्त करते हैं। इन निबंधों में निबंधकार कहीं कविता करने लगता है तो कहीं विश्लेषण में रत हो जाता है, कहीं कहानी सुनाने लगता है तो कहीं रेखाचित्र प्रस्तुत करता है। शब्द मोतियों की तरह इन निबंधों में पिरोए गए हैं। तो इस तरह हमने देखा निबंध की द्विवेदी युगीन दशा। अब हम देखते हैं आलोचना की स्थिति क्या थी। हिंदी में जिस आलोचना का सूत्रपात भारतेंदु युग में हुआ, द्विवेदी युग में उसका विकास हुआ। आलोचना के क्षेत्र में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कालिदास को निरंकुशता, मेघदूत आदि में भाषागत दोषों को रेखांकित करके अपना योगदान दिया। यानी आलोचना भी इस युग का एक प्रभावी रचना रही है। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे आलोचना युक्त साहित्य की जो द्विवेदी युगीन में रचा गया। यहाँ पर उनके द्वारा इस आलोचनात्मक प्रयासों में मौलिकता का अभाव था, इसलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आलोचना को जहाँ तक पहुँचाया उसे आगे मिश्र बंधुओं ने बढ़ाया। उन्होंने हिंदी नवरत्न में 9 प्रतिष्ठित कवियों की आलोचना प्रस्तुत की।
यानी यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है कि मिस्र बंधुओं ने 9 कवियों के जो आलोचनात्मक साहित्य लिखा गया उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है हिंदी नवरत्न। इसमें व्याकरणिक दोषों के अलावा भाव संवेदना, विचारधारा और जीवन दृष्टि पर भी विचार किया गया। उन्होंने हिंदी आलोचना को गुण दोष दर्शन से आगे बढ़ाकर नई दिशा में मोड़ा। मिस्र बंधुओं की दूसरी पुस्तक थी मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधु विनोद तो जनरली सभी को पता होता है, लेकिन ये पुस्तक का नाम आप ज़रूर याद रखिएगा, हिंदी नवरत्न। तो हिंदी नवरत्न में 9 प्रतिष्ठित कवियों की आलोचना की गई है और उस आलोचना के अंदर में मिस्र बंधुओं द्वारा ये रचित है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। और मिस्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों के जीवन व्रत का भी वर्णन किया गया है। मिस्र बंधुओं ने देव को बिहारी से बड़ा कवि बताया, जिस पर विवाद उठ खड़ा हुआ, लेकिन बिहारी सच्चाई के आधार पर बिहारी को ही बड़ा माना गया। अब हम देखते हैं आत्मकथा, जीवनी और संस्मरण। जीवन की कहानी बताने के लिए उपयोग किए जाने वाले 3 प्राथमिक प्रारूप हैं। यानी विद्यार्थियों अक्सर ये आपको कन्फ्यूजन रहता होगा कि आत्मकथा क्या है, जीवनी क्या है, संस्मरण क्या है, और जो नॉर्मल विद्यार्थी पहली बार जो साहित्य का अध्ययन करता है उसे बड़ा ही इसमें कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो आज हम इसे क्लियर कर देंगे कि जीवन की कहानी बताने के लिए 3 प्रारूप हैं। एक है जीवनी, वो भी जीवन के प्रारूप बताती है। एक है आत्मकथा, वो भी जीवन के बारे में बताता है। और एक है संस्मरण, वो भी जीवन के बारे में बताता है। अब हम देखते हैं जीवनी क्या है, आत्मकथा क्या है और संस्मरण क्या है। जीवनी किसी व्यक्ति के जीवन का इतिहास है जिसे किसी और ने लिखा हो। तो विद्यार्थियों आप यहाँ याद रखिएगा कि जीवनी वो होती है जो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति की जीवन के बारे में लिखा जाता है। यानी जीवनी किसी व्यक्ति का जीवन इतिहास है जिसे किसी और ने लिखा हो। संस्मरण क्या है? संस्मरण व्यक्ति द्वारा स्वयं लिखी यादों का एक संग्रह है। यानी जब अपनी जीवन की यादों को व्यक्ति स्वयं लिखता है तो उसे कहते हैं संस्मरण, और जब अपने जीवन के बारे में कोई और व्यक्ति लिखता है तो उसे कहते हैं जीवनी। और उसके बाद आता है आत्मकथा, यानी स्वयं के बारे में लिखना, वो होती है आत्मकथा। तो इस तरह से जीवन में प्रमुख घटनाओं को शामिल किया जाता है। जीवनी जो है उसमें जीवन में घटित सबसे प्रमुख घटनाएं उनको शामिल किया जाता है। आत्मकथा क्या है? आत्मकथा एक व्यक्ति के जीवन की कहानी होती है जो उस व्यक्ति द्वारा लिखी गई है। यानी आप यहाँ पर देखिए कि संस्मरण और आत्मकथा तो व्यक्ति स्वयं लिखता है, लेकिन जीवनी हमेशा दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। तो विद्यार्थी यहाँ बिल्कुल कन्फ्यूजन मत होइएगा आत्मकथा, जीवनी और संस्मरण में। आत्मकथा के अंतर्गत जो उद्देश्य होता है वो जीवन के अनुभव और उपलब्धियों को दर्शाना होता है। यानी आत्मकथा में व्यक्ति अपने जीवन में जो उसने उपलब्धि हासिल की है उनको दर्शाता है, और जीवनी में दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति की जीवन के बारे में लिखता है। संस्मरण में खुद की यादों को स्वयं अपनी यादों को लिखता है। तो इनमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन आप पैदा नहीं कीजिएगा। द्विवेदी युग में हिंदी आत्मकथा, जीवनी और संस्मरण का उन्नयन काल है। द्विवेदी जी आत्मकथा को भली भांति समझते थे। उन्होंने साहित्यकारों को आत्मकथा लिखने के लिए प्रेरित किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अनुमोदन का अंत तथा सभा की सभ्यता जैसे संस्मरण लिखे। हिंदी का प्रथम संस्मरण बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखित हरिऔध जी का संस्मरण है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आने वाली आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेगा। हिंदी का प्रथम संस्मरण किसे माना गया है? हरिऔध जी का संस्मरण, जिसे लिखा है बाल मुकुंद गुप्त द्वारा। तो हरिऔध जी का संस्मरण ही हिंदी का पहला संस्मरण माना जाता है। इस प्रकार यह गद्य काल का युग, द्विवेदी जी का नियंत्रण और निर्देशन साफ झलकता है। तो आपने देखा विद्यार्थियों, हम एक एक छोटे से छोटे बिंदु को भी क्लियर करते चल रहे हैं, जिससे आपकी समझ बढ़े और हिंदी साहित्य को आप बहुत गहराई से समझ सकें। अब देखिए द्विवेदी युगीन साहित्यिक प्रवृत्तियाँ क्या क्या थी। द्विवेदी युग में साहित्य जो था वो खड़ी बोली का प्रचलन ज़्यादा था, जैसा कि हम पढ़ भी चुके हैं। इस युग में जितने भी कवि और लेखक और साहित्यकार हुए, सभी ने ब्रज भाषा को छोड़कर खड़ी बोली को अपनाया। इस युग में महत्वपूर्ण कवि जो हुए वो अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। द्विवेदी युग की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं वो हम यहाँ पढ़ेंगे। इनमें विस्तार से अध्ययन करके, क्योंकि पीछे हम बहुत सारी विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं, यहाँ हम समरी रूप में इनको पढ़ेंगे।
पहला है राष्ट्रीयता की भावना और उसके बाद आता है इतिवृत्तात्मकता। आरपीसी के विद्यार्थी ध्यान दें, जितनी भी एग्जाम्स अब तक हुई हैं ऑब्जेक्टिव, हर सेकंड एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिलता है इतिवृत्तात्मकता, यानी वो प्रश्न पूछता है इतिवृत्तात्मकता कौन से युग का प्राथमिक लक्षण है। तो आपको याद रखना है इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन एक साहित्यिक प्रवृत्ति है। तो इतिवृत्तात्मकता कौन से युग की साहित्यिक प्रवृत्ति झलकती है, तो आपको देना है द्विवेदी युगीन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो अक्सर गाइडों में आपको नहीं देखने को मिलता है और बहुत सारे एग्जाम्स में विद्यार्थी इसको गलत करते हैं। तीसरा देखेंगे नैतिकता और आदर्शवाद। प्रकृति चित्रण के साथ सामाजिक समस्याओं का चित्रण करेंगे। साथ ही अनुदित रचनाएं, काव्य रूपों की विविधता, काव्य भाषा में खड़ी बोली का प्रयोग, छंदों की विविधता और द्विवेदी युग की उपलब्धि को भी हम यहाँ चर्चा करते हुए चलेंगे। तो राष्ट्रीयता की भावना के अंदर देश प्रेम, अतीत गौरव, स्वाभिमान की अभिव्यक्ति हुई। आप शॉर्ट में इसको पढ़ सकते हैं कि राष्ट्रीयता की भावना में क्या क्या हुआ, देश प्रेम हुआ, अतीत का गौरव को और स्वाभिमान की प्रवृत्ति यहाँ पर दर्शाई गई। इतिवृत्तात्मकता होती क्या है? प्रबंध रचना की प्रकृति इस साहित्य में है, यानी खंड काव्य और महाकाव्य अधिक लिखे गए, मुक्तक रचना की प्रवृत्ति कम है। प्रिय प्रवास और साकेत इस युग के प्रमुख महाकाव्य हैं। प्रबंध रचना यानी आपको बहुत ज़्यादा एक सब्जेक्ट विषय से लगाव करके इतिवृत्तात्मक लिखना है, यानी वो कंसर्न जिस सब्जेक्ट से है उसी को दर्शाना है, वो इस युग का प्राथमिक लक्षण रहा है। नैतिकता और आशीर्वाद में इस काल में साहित्यिक श्रृंगार भावना का विरोध हुआ है। नैतिक मूल्यों पर बल दिया गया, साथ ही युग का काव्य आदर्शवाद से अनुप्रमाणित है। और इसी के साथ ही प्रकृति चित्रण में श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी जैसे कवियों ने प्रकृति के सुंदर और रम्य का चित्रण अपनी रचनाओं में किया है। इसके आगे देखते हैं सामाजिक समस्याओं के चित्रण में छुआछूत, दहेज प्रथा, बाल विवाह, नारी की दयनीय स्थिति को इस युग में काव्य का विषय बनाया। साथ ही अनुदित रचनाओं के रूप में मौलिक रचनाओं के साथ साथ अनुदित रचनाएं भी लिखी गई। विशेषतः संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी की श्रेष्ठ रचनाओं के अनुवाद कवियों ने प्रस्तुत किए। काव्य रूपों में विविधता के रूप में हम देखते हैं कि विविध शैलियों में काव्य की रचना की गई। प्रबंध काव्य लिखा गया, खंड काव्य लिखा गया, मुक्तक काव्य और सभी प्रकार के काव्य के रचना इस युग में हुई है। काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग प्रमुखता से हुआ है। खड़ी बोली इस युग की प्रमुख भाषा बन गई। खड़ी बोली न केवल गद्य, अब तो कविता भी सशक्त माध्यम बनी। छंदों में विविधता थी और छंद, दोहा, चौपाई, रोला, सवैया, कुंडलिया के साथ साथ संस्कृत वर्णवृतों, हरिगीत का, उपेंद्र वर्जा, इंद्र वर्जा, ताटक आदि का भी प्रयोग इसमें हुआ है। इनको हम एक अलग से वीडियो में देखेंगे कि रोला क्या होता है, छवैया क्या होता है, कुंडलिया क्या होता है, उसको विस्तार से आपको समझा देंगे। द्विवेदी युग की उपलब्धि में महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी इस युग की? वो थी कि हिंदी कविता को प्राचीन रूढ़िबद्धता से पृथक करने में इस युग के कवियों का विशेष महत्व है। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली को व्याकरण सम्मत बनाकर उसका प्रयोग रचनाओं में किया। हिंदी कविता को श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता, जड़ता से प्रकृति और रूढ़िबद्धता से स्वतंत्रता की ओर ले जाना द्विवेदी युग की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यानी कविता को श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता, जड़ता से प्रकृति और रूढ़िवादिता से स्वतंत्रता की ओर कविता को मोड़ना ही इस युग की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इसके अलावा इस युग की दूसरी बड़ी उपलब्धि है मैथिली शरणगुप्त, साकेत महाकाव्य और हरियोदकृत प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य। यानी द्विवेदी युग में 2 महाकाव्य रचे गए। कौन कौन से महाकाव्य थे? मैथिली शरणगुप्त का था साकेत और हरियोद के द्वारा प्रिय प्रवास। ये 2 बड़ी उपलब्धियां हैं कि कविता को उन्होंने व्याकरण सम्मत बनाया, साथ ही श्रृंगारिकता को छोड़कर राष्ट्रीयता को अपनाया, जड़ता को छोड़कर प्रकृति की ओर देखा, साथ ही रूढ़िवादिता को छोड़कर कविता स्वतंत्रता पूर्वक अपनी रचना में अग्रसर हुई। और 2 महाकाव्य प्रिय प्रवास और आपका मैथिली शरणगुप्त द्वारा साकेत, ये इस युग की देन है। अब हम देखेंगे द्विवेदी युग के प्रमुख कवि। और विद्यार्थियों, आपको अब बड़ा मज़ा आने वाला है। हम इसको ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे और ऐसे तरीके से पढ़ेंगे कि आपको एक साथ याद हो जाएगा। तो द्विवेदी युग के जो प्रमुख कवि हैं उनको हम पढ़ते हैं। अब देखिए, द्विवेदी युग के जो प्रमुख कवि हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरणगुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी। यानी द्विवेदी युग के ज़्यादा कवि नहीं हैं। द्विवेदी में महावीर प्रसाद द्विवेदी तो आपको याद रहेगा ही, इसके साथ मैथिली शरणगुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी और अयोध्या सिंह उपाध्याय। अब इसको याद कैसे करेंगे आप? एम पर 3 है। कौन कौन से? महावीर प्रसाद द्विवेदी,
माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त। तो एम से रिलेटेड 3 को कर लीजिए और फिर एक हरिऔध बचते हैं। तो 4 महत्वपूर्ण कवि हैं। तो इनको याद करने का ट्रिक एक है, अयोध्या की शरण में मिला माखन और महाप्रसाद। मेरे साथ बोलिए, अयोध्या की शरण में मिला माखन और महाप्रसाद। अयोध्या की शरण में मिला माखन और महाप्रसाद। याद हो गए आपको द्विवेदी युग के कवि? कैसे याद हो गए सर? कि अयोध्या से बन गए अयोध्या सिंह उपाध्याय, शरण से बन गए मैथिली शरण गुप्त, मिला माखन, माखन से बन गए माखन लाल चतुर्वेदी, महाप्रसाद से महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए कितनी सिंपल ट्रिक है। अयोध्या की शरण में मिला माखन और महाप्रसाद। आजकल तो अयोध्या का वैसे भी चर्चा, श्री राम का मंदिर बन गया है, तो अयोध्या आपको याद रहेगा। द्विवेदी युग में क्या हुआ? अयोध्या युग की शरण में मिला माखन और महाप्रसाद। माखन तो मिलना ही था, महाप्रसाद भी मिल गया। इस तरह से ट्रिक के माध्यम से अगर आप याद करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा याद रहेगा। अयोध्या की शरण में मिला माखन और महाप्रसाद। तो पहले कवि को देखते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचनाओं को। अयोध्या सिंह उपाध्याय को गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको आरपीएससी में ये अक्सर देखने को मिलेगा, और अगर नहीं आया है तो आने वाली परीक्षाओं में ये देखने को मिल सकता है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा है। आधुनिक काल का सूरदास कहा है अयोध्या सिंह उपाध्याय को। विद्यार्थियों नोट कर लीजिए, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। इनकी रचना प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास का प्रथम नाम वज्रांगना विलाप था। ये आपको गाइड के अंदर नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ जो भी पढ़िए डिटेल से पढ़िए, फैक्ट के आधार पर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद भी होगा और कोई भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं। बस इस वीडियो को 3-4 बार आपने देख लिया, द्विवेदी युग खत्म। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने क्या कहा? आधुनिक काल का सूरदास। इनकी रचना क्या है? प्रिय प्रवास। उस प्रिय प्रवास को क्या है? प्रथम महाकाव्य माना जाता है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास का पहला नाम क्या था? वज्रांगना विलाप। प्रिय प्रवास का जो शुरुआती नाम दिया गया था वो था वज्रांगना विलाप। यह संपूर्ण महाकाव्य संस्कृत के वर्ण व्रतों पर आधारित है। इनका ब्रज भाषा में रचित रस कलश एक रीति ग्रंथ है, यानी इस ग्रंथ जो है ये संस्कृत में रचा गया और इसको जो ब्रज भाषा में परिवर्तित किया उसका नाम है रस कलश। तो यहाँ हर लाइन से प्रश्न बनता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जो प्रत्येक लाइन है उससे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बनेगा ही बनेगा। तो आप अयोध्या सिंह उपाध्याय को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने क्या कहा है? आधुनिक काल का सूरदास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास किसके द्वारा रचित है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। प्रिय प्रवास का प्रारंभिक नाम क्या था? वज्रांगना विलाप। ब्रज भाषा में रचित प्रिय प्रवास को किस नाम से जाना जाता है? रस कलश। आगे इनकी प्रमुख रचनाएं और थी, वो है प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास और रस कलश, यानी श। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास और रस कलश। तो इस तरह से अयोध्या सिंह उपाध्याय को याद कर सकते हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि को फिर से एक बार दोहरा लो, अयोध्या की शरण में मिला माखन और महाप्रसाद। अब हम देखते हैं मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। आधुनिक युग का सूरदास अयोध्या सिंह उपाध्याय, आधुनिक युग का तुलसी मैथिली शरण गुप्त। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। सूरदास किसे कहा जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय को। तुलसी कौन? मैथिली शरण गुप्त। सूरदास कौन? अयोध्या सिंह उपाध्याय। आधुनिक युग के सूरदास अयोध्या सिंह उपाध्याय, आधुनिक युग के तुलसी मैथिली शरण गुप्त। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम्य काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत है। यानी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस रची उसके बाद जो सबसे बड़ा जो रामचरितमानस के इक्विवेलेंट में कह सकते हैं वो है साकेत। साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अयोध्या। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अक्सर ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को आजकल मिलते हैं। साकेत, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत मूलतः किस भाषा का शब्द है? पाली भाषा का। या ऐसे पूछा जा सकता है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत में साकेत शब्द पाली भाषा का है, इसका अर्थ है अयोध्या। तो आप याद रखिएगा, साकेत का अर्थ होता है अयोध्या। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें कितने सर्ग हैं? मैथिली शरण द्वारा रचित साकेत में कितने सर्ग हैं? आपको याद रखना है 12। तो इसके 12 सर्ग हैं। 12 सर्ग हैं। साकेत का अर्थ होता है अयोध्या और कौन सी भाषा का है? पाली भाषा का है। और
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को क्या कहा है? सामंजस्यवादी कवि कहा है। मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि किसने कहा है? तो आपको लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा है? सामंजस्यवादी कवि कहा है। तो विद्यार्थियों, मैंने जो आपको नोट्स दे रहा हूँ ना, अगर आपने वास्तव में इनको अच्छे से पढ़ लिया, दुनिया की कोई एग्जाम, कोई भी कंपटीशन आपको टॉप करने से नहीं रोक सकता, और वो आप झलक देख भी रहे होंगे। मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती लिखने पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी। अब यहाँ पर फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि भारत भारती लिखने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि किसको दी? मैथिली शरण गुप्त को। किस रचना पर दी? भारत भारती लिखने पर। महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कौन सी रचना के उपलक्ष्य में कहा था? भारत भारती लिखने पर। या ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। तो प्रश्नों को घुमाकर कैसे भी पूछेगा, आपसे बाहर जाने वाला नहीं है, और प्रश्नों का एकदम से धुआं कर दो बस। गुप्त जी को द्विवेदी काल में हरिगीति का छंद का बादशाह कहा जाता है। फिर प्रश्न आ गया कि मैथिली शरण गुप्त को द्विवेदी काल में कौन से छंद का बादशाह कहा जाता है? हरिगीति का छंद का बादशाह कहा जाता है। तो मैथिली शरण गुप्त को कौन से छंद का बादशाह कहा जाता है? हरिगीति का छंद का बादशाह कहा जाता है। इन्होंने माक्ष की पुत्री जैनी पर जायनी नामक महाकाव्य लिखा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी अक्सर प्रश्न, ये यूजीसी नेट के लेवल का प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त ने मार्क्स की पुत्री जैनी पर कौन सा काव्य लिखा है? तो आपको लिखना है जायनी। जैनी पर कौन सा काव्य है? जायनी। तो आपने देखा विद्यार्थियों, ईच लाइन इंपॉर्टेंट है नोट्स की, ईच लाइन। अगर आप कहीं भी स्किप करेंगे तो वो प्रश्न आपको जनरल गाइडों में, जनरल कोचिंग संस्थानों में आपको नहीं पढ़ाया होगा। विश्वास नहीं है तो आपने कोचिंग की होगी, अपने नोट्स उठाकर देख लीजिए। मैंने यहाँ पर आपको 8 से 10 प्रश्न मैथिली शरण गुप्त के बारे में बताए हैं। ईच लाइन हम उसको रिवाइज कर सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद साकेत है, और साकेत में किसका, साकेत का अर्थ होता है पाली भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है अयोध्या। कितने सर्ग हैं? 12। रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को क्या कहा है? सामंजस्यवादी कवि कहा है। भारत भारती लिखने पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इनको क्या कहा है? राष्ट्र कवि कहा है। और गुप्त जी के द्विवेदी काल में कौन से छंद का बादशाह माना? हरिगीति का छंद का। और इन्होंने मार्क्स की पुत्री जैनी पर कौन सा काव्य लिखा है? जायनी लिखा है। तो देखिए, अब देखा विद्यार्थी, कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको एक साथ मिल गए। तो इस तरह की जब पढ़ाई आप करेंगे तो कोई आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। साकेत, भारती, यशोधरा और पंचवटी। अब इनको याद कैसे करेंगे? तो इनका एक सूत्र है, साकेत, गुप्त, भारती एवं यशोधरा को पंचवटी ले गए। साकेत, गुप्त, भारती एवं यशोधरा को, साकेत, गुप्त, भारती, यशोधरा को पंचवटी ले गए। तो इस तरह से, नहीं तो 2-3 रचनाएं वैसे भी आप इनको याद कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा ट्रिक की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। आइए अब आगे देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पढ़ा मैथिली शरण गुप्त को और उससे बनने वाले प्रश्नों को भी हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी, जो द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि हैं। और इन कवियों का आपने सूत्र तो याद कर ही लिया होगा, अयोध्या की शरण में मिला माखन और महाप्रसाद। तो चलिए देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी, इन्हें पंडित जी के नाम से जाना जाता है। द्विवेदी युग के कौन से कवि हैं जिन्हें पंडित जी के नाम से जाना जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी। ये कवि, लेखक, वरिष्ठ साहित्यकार होने के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी भी थे। द्विवेदी युग के ऐसे कौन से कवि हैं जिन्हें पंडित जी के नाम से जाना जाता है तथा वह स्वतंत्रता सेनानी भी थे? ऐसे प्रश्न आजकल देखने को मिलते हैं जिनमें विद्यार्थी की बौद्धिक क्षमता को परखा जाता है। तो इनकी प्रथम प्रमुख रचनाएं हैं हिमतरंगिणी, हिमकरीटिका, युगचरण, समर्पण। यानी इसका सूत्र क्या होगा माखनलाल चतुर्वेदी की रचना याद करने का? हिम वाला माखन चरण में समर्पित। हिम वाला माखन चरण में समर्पित, यानी रामचंद्र जी को क्या दोगे? कौन सा माखन दोगे आप? हिम वाला माखन चरण में समर्पित। कन्हैया को क्या खिलाओगे? हिम वाला माखन चरण में समर्पित। तो माखनलाल चतुर्वेदी का माखन से आप जोड़ दीजिए। अब सूत्र तो बहुत सारे आप देखते हो लेकिन उनको भूल जाते हो। क्यों भूल जाते हो? क्योंकि जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम उसमें होता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं चलता है कौन सा सूत्र है। तो सूत्र आप याद रखिए, हिम वाला माखन, माखन यानी माखनलाल चतुर्वेदी की है। हिम वाला मतलब हिमतरंगिणी, हिमकरीटिका, और चरण से बन गया युग चरण, समर्पित से बन गया समर्पण। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी पर। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म रायबरेली के दौलतपुर गांव में हुआ था।
इनके अनुदित और मौलिक लगभग 80 ग्रंथ हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध कविता सरगव नरक ठिकाना नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है विद्यार्थियों, ये प्रश्न आपको गाइड या कोचिंग में नहीं पढ़ाया जाएगा, आप उठा करके नोट्स देख सकते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की सबसे प्रसिद्ध कविता का नाम बताइए। सरगव नरक ठिकाना नहीं। आने वाली एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। सरगव नरक ठिकाना नहीं किसकी कविता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। ऐसे भी पूछा जा सकता है, सरगव नरक ठिकाना नहीं। तो इसके अलावा इनकी प्रमुख रचना है काव्य मंजूषा, सुमन, कन्या कुब्ज, देवी स्तुति, शतक आदि। अब हम देखते हैं इस युग से बनने वाले सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। पहला है श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि हैं। खड़ी बोली के प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि कौन है? तो आपको याद रखना है श्रीधर पाठक। खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता कौन सी है? गुणवंत हेमंत। खड़ी बोली में इनकी प्रथम पुस्तक कौन सी है? एकांतवासी योगी। आप समझ गए? तो अब देखते हैं गिरधर शर्मा ने गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट का संस्कृत में अनुवाद किया। गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट का संस्कृत में अनुवाद किसने किया? गिरधर शर्मा ने। गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट का संस्कृत में अनुवाद किसने किया? गिरधर शर्मा ने। कामता प्रसाद गुरु के प्रसिद्ध मूलाधार उनकी हिंदी व्याकरण है। इन्हें हिंदी भाषा का पाणिनि भी कहा जाता है। हिंदी भाषा का पाणिनि किसे कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु को। राम नरेश त्रिपाठी स्वतंत्रतावाद के दूसरे कवि हैं। प्रथम कवि कौन है? श्रीधर पाठक। दूसरे कवि कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। तो स्वतंत्रतावाद के दूसरे कवि राम नरेश त्रिपाठी, प्रथम है श्रीधर पाठक। मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे द्विवेदी युग के प्रसिद्ध प्रगतिकार माने जाते हैं। द्विवेदी युग के प्रथम प्रसिद्ध प्रगतिकार कौन माने जाते हैं? मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे। इस तरह से हमने आज विद्यार्थियों देखा द्विवेदी युग। आगे हम आपको एक संदेश देंगे, साथ ही अगले विषय के रूप में होगा छायावादी युग। देखिए आगे। तो देखा विद्यार्थियों, आज हमने हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास के अंतर्गत 1 नैनो सेकंड में उत्तर और प्रश्नों का कर दिया धुआं। विश्वास मानिए सलग संतोष यहीं से होगा। सब्सक्राइब करो, आसमान को छूने का समय आ गया है। हमारे अगले वीडियो का विषय होगा आधुनिक काल, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे छायावादी युग। छायावादी युग, छायावाद की प्रवृत्तियाँ, छायावादी काव्य की विशेषताएं, छायावादी युगीन प्रमुख कवि एवं उत्तर छायावाद के साथ हल करेंगे मुख्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। आशा करता हूं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और उन सभी विद्यार्थियों तक मेरे इस अभियान को पहुंचाने में मदद करेंगे जो अपने धन अभाव की वजह से महंगे कोचिंग संस्थानों में प्रवेश नहीं ले पाते हैं। मैंने 2 साल की मेहनत आप सभी के समक्ष रखी है। आशा करता हूं आप सभी इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद साथियों।